स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक बार अगर आप समझ गए तो दोबारा इसको भूल नहीं सकते। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आप सॉल्व कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी यहाँ पे कौन सी होगी ये हमें बताना है। जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए, आप अपने रफ सीट पे जो एग्जाम सेल में आपको मिलता है वहाँ पे एक ऐसा छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें 5 पॉइंट बना लीजिएगा क्योंकि 5 नदियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब इनको नाम दे दीजिए, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 नदियां हैं। अब इनमें आपस में संबंध को समझ के हम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सबसे छोटी है, कौन लंबी है, कौन बड़ी है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए कह रहा कि ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। यहाँ पे ए एक नदी है, इसकी लंबाई हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। ए की लंबाई हमने मान लिया कि कुछ है, बी से छोटी है मतलब बी थोड़ा इससे बड़ा होगा, ठीक है। ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, मतलब ई ए से भी छोटी है। यहाँ पे ई वाला जो लाइन है वो ए से भी छोटा है। ए का मान लीजिए कि यहाँ तक हाइट है तो ई की हाइट उससे भी थोड़ी कम है। अब यहाँ पे इतना हमें समझ में आ रहा है, तीन तीन में संबंध हमें समझ में आ गया। ई सबसे छोटा है यहाँ पे, उसके बाद ए उससे बड़ा, बी उससे बड़ा। अब कह रहा है आगे देखिए, इसको पढ़िए क्वेश्चन को। सी सबसे लंबी है। इन सभी में, पांचों में सी सबसे लंबी है ये कह रहा। सी मान लीजिए कि इतनी बड़ी है, ये सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है वो बी से बहुत छोटी है। चलिए हम यहाँ तक समझ गए, ये बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। मतलब बी से छोटी है और ए से लंबी है, मतलब इसके बीच में कहीं आएगा। इसकी लंबाई यहाँ तक आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगी। अभी तक हमें ज्ञात में सभी में समझ में आया कि ई यहाँ पे सबसे छोटा इन पांचों में दिख रहा है हमें। जैसा कि अभी तक हम लोग समझे, इनमें रिलेशन निकाल के जो समझ रहे हैं उसमें ई सबसे छोटा दिख रहा है। और यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है हमसे। तो सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? ई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है। स्ट्रीम लाइन के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाना संभव हो अगर, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? अब देखिए स्ट्रीम लाइन, ये टोटल 10 जो है अक्षर है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें को निकाल लीजिए आप बाहर। तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं। दूसरे पे है टी, उसके बाद है 5वें नंबर पे, तो 5वें पे है ए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है छठे, तो छठे पे है एम, और उसके बाद कह रहा है 10वां, तो 10वें पे है ई। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन सभी को मिला के, मतलब ये जो 4 हमने शब्द निकाले हैं, इनको मिलाकर, इन अक्षरों को मिलाकर कोई एक सार्थक शब्द बनाए। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकल सके, जिसका मीनिंग निकल सके। अगर बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए टी ए एम ई से हमें एक ही सार्थक शब्द दिख रहा है और वो है टीम। टी ई ए एम, टीम यहाँ पे बन जाएगा, जो कि एक सार्थक शब्द होगा। और इसका तीसरा अक्षर होगा ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी ई ए एम है, जिसका तीसरा अक्षर ए है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की हमें थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। हमें लास्ट में देखना है कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। तो एक स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो कैसा होता है? नीला। आप सभी को पता होगा स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीले को क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, कहीं दिखा होगा, हाँ
यहाँ पे नीले का अर्थ है नारंगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा रहा है कि नीले का अर्थ है नारंगी। अब यहाँ हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, इनसे हमें मतलब ही नहीं है, इन सब का कोई इस्तेमाल नहीं है। बस यहाँ पे नीले का अर्थ नारंगी है, यही हमें इस्तेमाल करना है। तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला, और नीले का मतलब है यहाँ पे नारंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो यहाँ पे नीला बराबर हो जाएगा नारंगी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है, नारंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग है बस। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे कि पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो पुस्तक हम ले जाते हैं बैग में। पुस्तक ले जाते हैं किस में? बैग में। जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो पुस्तक को किस में ले जाते हैं? बैग में ले जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि बैग को क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, बैग को शब्दकोश कहेंगे हम। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश, बस यही हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बैग को क्या कह रहे हैं? शब्दकोश। तो पुस्तक ले जाने के लिए हम बैग का प्रयोग करते हैं, और बैग का मतलब है यहाँ पे शब्दकोश। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन में शब्दकोश, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 नीचे है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। देखिए यहाँ पे टोटल बच्चों की संख्या 35 है। इस तरह का भी जो क्वेश्चन है उसको एक लाइन से हम समझ सकते हैं। इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो लाइन है ये टोटल 35 बच्चों की है। अब ये ऊपर से नीचे की जो चल रही है इसमें पंक्ति, तो हम लोग दाएं से बाएं चलेंगे और बाएं से दाएं चलेंगे। यहाँ ये मान लीजिए कि ये सबसे टॉप है और ये है बॉटम, इस वाला, इन नीचे राइट साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे है वो सबसे ऊपर है, और यहाँ पे जो आखिरी नंबर पे है वो सबसे नीचे, ये मान लेते हैं हम। टोटल बच्चों की संख्या है 35। कह रहा है गोविंद ऊपर से छठा स्थान है, मतलब इस साइड से देखेंगे तो ये छठे नंबर पे कौन है? गोविंद है। यहाँ पे ये समझ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो 6 में 7 और जोड़ दीजिए, तो 6 7 13वां स्थान पे यहाँ पे कौन सा है? कृष्णा है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू से लेके 13वें स्थान पे कृष्णा है। अब कह रहा है कृष्णा नीचे से कौन से स्थान पे है, मतलब इधर से ये कौन से स्थान पे है। तो देखिए टोटल बच्चों की संख्या है 35। 35 में कृष्णा जो 13वें नंबर पे है ऊपर से, तो अगर नीचे से देखेंगे तो 13 के बाद 35 में से 13 अगर आप माइनस कर देते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 35 माइनस 13, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 22 बचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, मिटा देने से अच्छे से समझ में आएगा। इसको फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कृष्णा जो है, जो हमें चाहिए वही अब लिखते हैं। कृष्णा 13वें स्थान पे है, टोटल बच्चों की संख्या है 35। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस साइड से कृष्णा का स्थान कौन सा होगा। तो इस 13 के बाद कुल बच्चों की संख्या जो बची हुई है वो कितनी बची हुई है? 22। ठीक है, राइट साइड में जो है वो 22 बच्चे और बचे हुए हैं। तो अगर इधर से हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 22 के बाद 23वें नंबर पे आएगा कृष्णा, जो कि इधर से 13वें नंबर पे है। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप। जब बाएं से हम जोड़ेंगे तो ये 22 के बाद 23वें नंबर पे आएगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा का नीचे से जो स्थान है वो 23वां होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हम लंबाई वाला जो ग्राफ है उससे हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से। 5 लड़के, 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए। अब ये कह रहा है कि राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। अब यहाँ पे राज लिख लीजिए। अब इसकी कुछ लंबाई है, दौड़ से मतलब यहाँ लंबाई ले लेते हैं। ये कह रहा है कि मोहित से पहले, अब यहाँ पे यहाँ लिख लीजिए मोहित है ये। मोहित से पहले मतलब मोहित की यहाँ पे जो लाइन होगी वो थोड़ी छोटी होगी राज से। ये इसलिए क्योंकि मोहित से पहले राज ने कंप्लीट किया। राज ने मोहित से पहले और गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। ठीक है, मतलब गौरव राज से आगे है, थोड़ा सा आगे होगा, जितना भी आगे होगा देख लेंगे आगे। उसके बाद कह रहा है आशीष ने संचित से पहले दौड़ को पूरा किया। अब यहाँ पे आशीष है और यहाँ पे संचित है।
संचित की मान लीजिए कुछ दौड़ है, लंबाई है। ये कह रहा है संचित से पहले किया आशीष ने, तो आशीष की लंबाई थोड़ी इससे ज़्यादा होगी। अब ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, ठीक है। ये मोहित जो है इसके बाद, मतलब इससे भी इसकी हाइट कम है। आशीष की जो दौड़ने की लंबाई है मोहित से कम है यहाँ पे। मतलब ये हुआ दौड़ किसने जीती, तो दौड़ जीती इस बीच वाले ने। बीच वाले का नाम क्या था, राज, मोहित और गौरव। ये था गौरव, ये जी पूरा लिखना भूल गए थे। यहाँ पे अभी तक की जो हाइट हमने ज्ञात की वो सबसे ऊंचा जो है वो गौरव की हाइट आ रही है। मतलब गौरव ने दौड़ को जीता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7 है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे, ये और भी सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। 30 छात्रों की एक कतार है, मतलब ये 30 छात्र हैं कुल, इनकी कतार है। शुरू से देखें, अगर यहाँ से प्रारंभ से देखेंगे तो अंजू का प्रारंभ से 13वां क्रम है। यहाँ पे 13वां क्रम पे अंजू है, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब इसके आगे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये शुरू से लेके 13वें नंबर पे अंजू है। इसके बाद टोटल 17 बच्चे और बचेंगे, 13 17 30 होंगे, क्योंकि टोटल 30 बच्चे हैं। ये कह रहा है कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। मतलब अगर इधर से हम गिनना चालू करें तो अंजू का क्रम क्या होगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था। अब इधर 13 के बाद बचे हुए बच्चों की संख्या है 17। अब 17 के बाद अगर ये 13वें नंबर पे हम आएंगे, अंजू पे आएंगे, तो ये 18वें नंबर का कैंडिडेट होगी इस साइड से, पीछे से, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे से अंत से उसका क्रम क्या होगा, तो होगा 18वां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 है, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इन सब में सबसे आगे कौन है। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस तरह के आप ग्राफ बना के इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5-6 लोग हैं लगभग, 1 2 3 4 5 हमने पॉइंट्स लिए, और जैसे पिछला हमने क्वेश्चंस किए थे इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि ये लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप हमें बता के इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 है, पी की आयु क्यू के बराबर है, ठीक है। ये भी लगभग वैसा ही, लेकिन यहाँ पे आयु से हम लोग रिलेटेड है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, 5 लोग हैं यहाँ पे भी, 1 2 3 4 5। अच्छा देखिए, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस लेने का मेरा मतलब ये था कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए वो आपसे छूटे ना। इसमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको कर लेते हैं। हालांकि है सिमिलर, ये भी आप कर सकते हैं। अगर अभी तक के वीडियो आपने पूरा देखे हैं तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा है पी की आयु क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पे क्यू मान लीजिए, ये दोनों की हाइट यहाँ पे बराबर है। आयु का संबंध यहाँ पे लंबाई से हम लोग लेंगे और इसी से समझेंगे। आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है। अब देखिए आर एस से छोटा है तो यहाँ पे आर ले लीजिए, यहाँ पे एस ले लीजिए, और आर को थोड़ा छोटा रखिए और एस को थोड़ा बड़ा करिए, ठीक है, क्योंकि आर जो है एस से छोटा है। टी आर से छोटा है। अब टी जो है यहाँ पे आर से छोटा है, तो टी की लंबाई आर से भी हम लोग कम कर लेंगे। जैसे आर की मान लीजिए इतना है तो इसको थोड़ा कम कर लीजिए, किंतु पी से बड़ा है। टी जो है वो किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। यहाँ पे पी और क्यू दोनों बराबर हैं और टी इन लोगों से बड़ा है, तो मान लीजिए कि इसकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होगी और इसकी थोड़ी और, इसकी थोड़ी और, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए लंबाई में एस हमारा निकल के आया। जो अभी तक हमने रिलेशन बिठाया, इसमें तैयार किया, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एस आया। तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे से 31वें स्थान पर है। वो 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने सेम पैटर्न फॉलो करना है। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे समझते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की है हम लोग, सफल हुए बच्चों की सूची है ये। अब ये कह रहा है कि कक्षा में सफल हुए बच्चों की सूची में राजन 11वें नंबर पे है, मतलब ऊपर से 11वें नंबर पे है ये। तो यहाँ पे राजन का कोई स्थान है, ठीक है, आर यहाँ पे लिख लेते हैं राजन की जगह पे, और ये स्थान 11वां नंबर है यहाँ पे। इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि नीचे से वो 31वें स्थान पे, मतलब इस साइड से अगर देखेंगे तो 31वें स्थान पे है। तो अगर 31वां है तो इसका मतलब 11 के बाद यहाँ पे 30 बच्चे और हैं, तब जाके ये एक पीछे से 31वें नंबर पे होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो सफल हुए बच्चों की लिस्ट है, इस लिस्ट में कुल 11 और इधर ये 30, 11 और 30 41 बच्चे हैं जो कि सफल हुए हैं। अब ये कह रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो 41 3 इसमें और जोड़ लीजिए, और एक फेल हो गया, ठीक है, एक फेल हो गया तो उसको भी सफल वाले सूची में नहीं रखा हमने, तो एक और यहाँ पे जोड़ लीजिए। अब ये कह रहा है कि कल कक्षा में कुल कितने छात्र थे या हैं, तो कुल छात्रों की संख्या जो होगी, जो फेल हो गए या परीक्षा नहीं दिए उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो जो परीक्षा नहीं दिए 3 और जो फेल हो गया 1 3 1 4 और 41 सफल हो गए हैं, तो 41 4 45 कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे होगी 45 यानी कि 45। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 11 है। एक परीक्षा में ए बी सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। ए से कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए। इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किया? तो देखिए ये भी लगभग सेम पैटर्न पे है। इसके लिए भी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी और ई यहाँ पे रखने वाले हम लोग। सॉरी, यहाँ पे ई नहीं है, ए बी सी और डी ही है, ठीक है। 4 बच्चे हैं यहाँ पे, तो 4 पॉइंट ले लेते हैं। 3 1 4, ए बी सी और डी यहाँ पे लिख लिया हमने। अब ये कह रहा है कि अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी से और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने सी और डी दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब बी की जो लाइन है वो सी और डी से छोटी है, ठीक है। सॉरी, बी की लाइन लंबी है। अब ये कह रहा है ए से कम किसी ने अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब ए की लंबाई जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। इन सभी से आगे ए सभी, मतलब ये सबसे पीछे है, सी भी इससे आगे, डी भी इससे आगे और बी तो सबसे आगे अभी तक। अब ये कह रहा है कि इनमें से अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए, तो ये अभी तक के रिलेशन जो हमने देखे उसमें बी सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस जितने भी हमने देखे आपको समझ में आए होंगे। ये लगभग एक से पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हमने एक साथ रखा हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग और करने वाले हैं, कुछ कर लिए हैं ऑलरेडी, तो वो भी आप जाके चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें अलग अलग टॉपिक पे हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।